ब्लड के कॉमन इंट्रोडक्शंस के बारे में, और साथ में हम लोगों ने बात किया हुआ था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और बताया था आपको कि जो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या डिफरेंट टाइप के जो एनिमल ग्रुप्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो पाए जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे अंदर केवल सर्कुलेशन का काम नहीं करता है। हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम केवल ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन का काम नहीं करता है, उसके ढेरों और भी फायदे होते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा दूसरा काम सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में करता है, वो करता है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में। मतलब हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट माना जाता है, क्योंकि इसका जो रोल होता है वो रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। इसीलिए हम हीमोग्लोबिन को एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के भी रूप में जानते हैं। तो अब ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैसे फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें आप लोग जो है वहाँ पे देखे हुए हो, रेस्पिरेशन में देखे हुए हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो ब्लड का ये बन जाता है। तो मैं सबसे पहले कुछ रोल, जो हाईलाइटेड रोल हैं ब्लड के, उनके ऊपर कुछ पहले पॉइंट कर लूँ, फिर उसके बाद सब बाद में आपको बताता हूँ। गुड इवनिंग अंजलि। तो जो रोल की आप जब बात करते हो ब्लड की, तो रोल बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सर्कुलेट करना डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स वगैरह को, एमिनो एसिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, मतलब इन सारी चीज़ों को, ग्लूकोज को का ट्रांसपोर्ट करना। और उसी तरीके से इनका एक रोल जो मैंने दूसरा आपको बताया एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में। तो जितने भी एनिमल हैं सभी के अंदर ब्लड तो पाए नहीं जाते थे, और ब्लड पाए भी जाते थे तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, हर किसी एनिमल के अंदर जिसमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते थे उनमें अलग तरह के रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते थे। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन जो होता है वो मैमल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है, रेड कलर का होता है, और इसके अंदर जो मेटल होता है वो आयरन होता है। ये एनेलिडा जैसे अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है और वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। उसी तरीके से एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसियानिन। सियान, सियान वर्ड अगर आए वर्ड लास्ट में तो आपको मैंने बताया है कि वो ब्लू कलर के लिए होता है। तो हीमोसियानिन ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, और ये जो है, ये जो कंटेन करता है, मतलब ये जो कंटेन करता है मेटल को, उस मेटल का नाम है कॉपर। मतलब हीमोसियानिन भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जैसे हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरीके से बहुत सारे एनिमल के अंदर जो है, मोलस्का के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर, आपने देखा होगा उनके सफ़ेद सफ़ेद से खून होते हैं, थोड़े ब्लूइश खून निकलेंगे, तो उनके अंदर भी ब्लड है, लेकिन वो ब्लड, उनका पिगमेंट अलग है, इसीलिए उनका कलर जो है वो रेड नहीं होता है। बाकी ब्लड रहेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट उनमें भी ब्लड ही के थ्रू हो रहा है, लेकिन उनमें जो ब्लड होगा वो ब्लू कलर का होगा और उसमें कॉपर मिला होगा। उसके पीछे का मेन रीज़न कॉपर मिला होगा, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो तो, कि अलग अलग तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो ऑक्साइड से रिएक्शन करके, सॉरी एलिमेंट होते हैं, वो ऑक्साइड से रिएक्शन करके अलग अलग कलर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, कॉपर जो है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा उसका कलर अलग होगा, ब्लू कलर हो सकता है। आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है रेड कलर का हो जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के कलर्स देते हैं, और अलग अलग तरीके के एनिमल्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा, मोलस्कस में, आर्थ्रोपोडा में, इन सब में हमें ये देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से क्लोरोक्रियोरिन ग्रीन कलर देता है, और इसका भी जो मेटल होता है वो आयरन होता है। फ्यू एनिलीड्स होते हैं, कई एनिलीड्स में पाए जाते हैं ये। हीमो एरिथ्रिन होता है, एरिथ्रिन वर्ड आप जान ही लो कि रेड कलर देता है, तो ये आपका रेड हो गया। ये भी आयरन से रिएक्शन करता है, कुछ एनिलीड में पाया जाता है। पीनाग्लोबिन ब्राउन कलर का होता है, ये एमएन से रिएक्शन करता है। इसमें एमएन जो होता है वो मेटल होता है, और उसमें ये कई कुछ मोलस्कस में देखने को मिलता है। तो ये जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के तौर बताया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है कि आप जानते रहो कि आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में जाना जाता है।
जो कि ब्लड के रोल के लिए ज़रूरी है। 2 मिनट में थोड़ा कुछ ज़्यादा मिल गया तो क्या मतलब है। अगर मैं ब्लड के फंक्शंस की बात करूं, डायरेक्टली तो देखिए ब्लड का फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली ब्लड का फंक्शन जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इनडायरेक्टली ब्लड का फंक्शन जानेंगे तो जब आप सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये कारनामा किसने किया, हमारे ब्लड ने किया। ये कारनामे पता लगाने के लिए आपको ब्लड के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जैसे कि पहला फंक्शन आपके सामने जो मेंशन किया गया है वो किया गया है मेंटेन ब्लड वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर जो ब्लड है आपका, अगर उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल वाटर मॉलिक्यूल न रहे तो ब्लड जिस फ्लो से बह रहा है उस फ्लो को वो नहीं कर पाएगा। तो ब्लड का अपना एक वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उस कैपिलरी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तेजी से, वो ट्रांसपोर्ट जो है तेजी से नहीं हो पाएगा। तो एक तरीके से ब्लड वॉल्यूम को बनाने के लिए मेंटेन ब्लड वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, ब्लड जो है वो वॉल्यूम, कुल मिलाकर के चलिए मोटा मोटी बात करते हैं, लाइन जो भी लिखी रहे आप इसका मतलब समझिएगा बस। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो ब्लड होता है वो क्या काम करता है कि जो वेसल्स होता है उसके वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तुम्हारी पाइप होती है ना, पाइप, पानी की पाइप है, तो उसके वॉल्यूम को बनाए रखना, क्योंकि अगर पाइप पतली हो गई तो जो प्रेशर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है ताकि जो डिफरेंट टाइप के आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, वो क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके ब्लड से टिश्यू के अंदर। पीएच वैल्यू को मेंटेन रखती हैं क्योंकि इनके अंदर का जो टेम्परेचर होता है, इनके अंदर की जो पीएच होती है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे बेसिक और एसिडिक अल्कलाइन कंपोनेंट्स भी होते हैं जिससे ये चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करते हैं। उसके बाद साथ में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस में भी काम करते हैं। तो पहली चीज़ ट्रांसपोर्ट में तो आप जानते ही हैं, साथ में डिफेंस में जैसे कि WBC की अगर आप बात करोगे तो वो आपके ट्रांसपोर्ट और डिफेंस में काम करेंगे। ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने वर्ड में जो भी समझिए, समझना आप सही समझ लीजिए, बस बात खत्म। और साथ में ये क्या काम करते हैं कि क्लॉटिंग में इनका रोल जो है हमें क्लॉटिंग में देखने को मिलता है। प्लेटलेट्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, प्लेटलेट्स का जो काम होता है उसके लिए बहुत सारी प्रोटीन्स होती है, जैसे कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, बहुत तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो अभी आप आगे देखेंगे जो हमारे ब्लड में काम करती हैं। तो अब हम लोग सीधे जो है साथ में ब्लड का काम जो है होम्योस्टैसिस में भी ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी ब्लड का रोल होता है। साथ में पीएच वैल्यू तो मेंटेन करती है, साथ में मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करने का काम करती है। अब मेटाबॉलिज्म को कैसे मेंटेन करेंगी, कौन सी सेल को कितना ग्लूकोज चाहिए, कौन सी सेल को कितना ऑक्सीजन चाहिए, कौन सी सेल से कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ये सारी बातें जो है हमारे ब्लड पे डिपेंड करती हैं, उनके इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती हैं कि कितना किसी को क्या चाहिए। ये कौन बताता है, ये हमारी ब्लड बताती हैं। तो ये नॉर्मली एक फंक्शन था जो मैंने 3-4 फंक्शन आपको बता दिए, तो जिससे आपका ये बात आपने देखा कि ब्लड का केवल एक फंक्शन नहीं होता है, ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। फिर वो चाहे ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन रखना, वॉल्यूम को मेंटेन रखना, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, पीएच वैल्यू को मेंटेन रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, डिफेंस का काम करना, क्लॉटिंग में मदद करना, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। तो ये सारे काम जो हैं कहीं ना कहीं हमें ब्लड के फंक्शंस के रूप में दिखाई देते हैं। अब चलिए सीधे हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं कि ब्लड के कंस्टिट्यूएंट क्या हैं। दरअसल ब्लड हमारा होता क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और अगर मैं ब्लड की बात करूँ, अगर आप एक टोटल अमाउंट में आप इंजेक्शन लीजिए और इंजेक्शंस के थ्रू जब आप ब्लड को कलेक्ट करते हो, ठीक है, नीडल के थ्रू जब आप ब्लड को कलेक्ट करते हो, मान लो हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड के सैंपल को कलेक्ट कर लिया। जब आप ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हो, उसे थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज कराते हो या फिर थोड़ा सा हल्का सा हिलाते हो, तो जो ब्लड है उनमें आपको 3 लेयर जो है वो देखने को मिलेंगी। एक लेयर आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ वो लेयर होती है जो कि WBC की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? WBC की लेयर होती है, प्लेटलेट्स की लेयर होती है। ये होते हैं, लेकिन ये लेयर हमें बहुत ही माइन्यूट देखने को मिलती है, बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे तो ये लेयर आपको दिखाई देगा।
ज़्यादातर जो हम लोग ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं उस ब्लड सैंपल्स के अंदर हमें प्लाज्मा देखने को मिलती है, WBC देखने को मिलती है और RBC देखने को मिलती है। प्लाज्मा, WBC और प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत कम, WBC का अमाउंट बहुत कम होता है। कई कई किताबों में 1%, कई कई जगहों पे 4%, कई कई जगहों पे 6%, 12% के आसपास भी बताया जाता है। लेकिन हाँ, जितने आंकड़े मैंने देखे उसमें ज़्यादातर आंकड़ों में आपको 41% RBC बताया गया है ब्लड में, 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। अब 55% प्लाज्मा में जो है वो क्या क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। 55% प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा जो होता है 90 से 92% के आसपास में, वो होता है हमारा वाटर। उसके बाद 7% के आसपास इसमें प्रोटीन होती है और 1% में अदर कंपोनेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ब्लड में 41, जब आप ब्लड की बात करते हो तो उसमें 41% जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है हमारे RBC का। इसीलिए जो ब्लड है वो हमें रेड कलर की दिखाई दे रही होती है, ठीक है। साथ में उसमें WBC भी होता है। और जो प्लाज्मा होता है वो एक विस्कस सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा लिक्विड जैसा होता है, जेली जैसा, जेली नहीं बोलोगे, लिक्विड जैसा बोलोगे, थोड़ा ऑयली बोलोगे, थोड़ा गाढ़ा बोलोगे, विस्कस थोड़ा सा गाढ़ा बोलोगे, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, थोड़ा येलो टाइप का आपको दिखाई देता है, येलो टाइप का। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई देखो, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करा दोगे तो WBC प्लाज्मा से अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो वेट है वो अलग अलग है। प्लाज्मा का वेट अपना अलग है, WBC का वेट अलग है और RBC का वेट अलग है। तो जो जिस हिसाब से जैसा जिसका वेट होगा उसी हिसाब से आपको पता है कि टेस्ट ट्यूब में वो जा करके बैठ जाएगा। भारी चीज़ नीचे आ जाती है, जो ज़्यादा गाढ़ी है नीचे आके बैठ जाएगी, जो थोड़ा हल्की है वो ऊपर, उस जो सबसे हल्की है, जो सबसे ज़्यादा कम हल्की है वो सबसे ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लेयर को सेपरेट कर देंगे कि कौन सी चीज़ हमारी क्या है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है, 41% RBC होता है और 4% जो होता है वो आपका प्लेटलेट्स और WBC का होता है। ये बात में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो ये प्लाज्मा होता है, बेसिकली जो हमारा प्लाज्मा होता है जो 55% के आसपास में होता है, उस प्लाज्मा में आपको क्या क्या देखने को मिलती हैं। तो हमें उस प्लाज्मा के अंदर जो है सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि वाटर के बारे में तो आप बात ही मत करिएगा भाई। वाटर का काम ट्रांसपोर्ट का होता है, वॉल्यूम बनाने का होता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का होता है, ये सारे काम जो होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करने का होता है, ये सब काम किसका होता है? वाटर का होता है। तो 90 से 92% वाले रेशियो की जो वाटर होता है उससे हमें कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं है। जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, इसी प्लाज्मा में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, वो रखनी है प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन तकरीबन 7 से 8% के आसपास में होता है। अब 7 से 9 आप बोल सकते हो। अगर 7 से 9% के आसपास जो हमारी प्रोटीन होती है, उसमें कौन कौन सी प्रोटीन होती है? उसमें सबसे पहली प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, फिर ग्लोबिन होती है सबसे कम, फिर उसके बाद फिब्रिनोजन होती है सबसे कम, और फिर उसके बाद आपकी सबसे कम, मतलब एकदम मोस्ट लीस्ट जो होती है वो होती है रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एल्ब्यूमिन जो हमारी प्रोटीन होती है उसको आप देख रहे हैं, दैट इज एल्बुमिन। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि वर्तिका ने लिखा है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन। अब प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन, जो स्पेशली प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो आपको प्लेटलेट्स में दिखाई देगी, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो थ्रोम्बिन प्रोटीन, स्पेशली फिब्रिनोजिन भी और थ्रोम्बिन भी, ये दोनों स्पेशली जाने जाते हैं किसके लिए? क्लॉटिंग के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली थ्रोम्बिन तो प्लेटलेट्स का ही होता है, तो भाई आप उसको वहीं पे काउंट करोगे। तो प्रोथ्रोम्बिन क्यों लिखते हैं इसको, वो सब मैं आपको बताऊंगा। फिब्रिनोजन क्यों लिखते हैं इसको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब आपको आराम से बताऊंगा, इन लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इनको याद होगा, तो इसलिए एडवांटेजेस तो है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, आप भी सुपरस्टार बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो 7% प्रोटीन का हिस्सा होता है, उन 7% में, इस 7% में मतलब प्रोटीन में, प्लाज्मा में अगर आपसे बोला जाए कि कौन सी प्रोटीन ज्यादा होती है, तो प्लाज्मा में प्रोटीन की जब आप बात करते हो तो सारे प्रोटीन का मैं 100% मान लेता हूं। उसमें से 100% में से सबसे ज्यादा प्रोटीन में जो परसेंटेज होता है वो एल्ब्यूमिन का होता है। 60% के आसपास एल्ब्यूमिन पाई जाती है प्रोटीन में 60% एल्ब्यूमिन होती है, जिसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करना, प्लाज्मा के प्रेशर को मेंटेन करना।
लिपिड के ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टीरॉयड हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करती है। स्टीरॉयड हार्मोन्स आपको पता होगा, जैसे कि आपका एड्रेनालिन वगैरह है, बहुत सारे हार्मोन्स आपने पढ़े होंगे जो कि हमारे स्टीरॉयड हार्मोन्स की तरह काम में आते हैं। एल्डोस्टेरॉन, ये सब आप पढ़ोगे आगे, आप जो है स्टीरॉयड हार्मोन्स, फैट सॉल्युबल हार्मोन्स, ये सब चीज़ें आप जो है आगे जा करके पढ़ोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना और साथ में लिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में जो रोल प्ले करता है वो एल्ब्यूमिन करता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है, एक आपका ग्लोबिन होता है, वो आप दूसरी जगह पढ़ते हो, दैट इज ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स अलग होता है, वो दोनों आपस में अलग हैं, ध्यान में रखिएगा। ग्लोबुलिन्स आपके प्लाज्मा प्रोटीन होती है, और ग्लोबिन्स की जब बात करोगे तो वो पिगमेंटेशंस में जाएगा, वो दूसरी चीज़ होती है, उसकी हमें बात अभी नहीं करनी है। तो ग्लोबिन्स जो प्रोटीन है वो दूसरे नंबर पे होती है, 35% होती है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का 35% भाग बनाती है। इसका भी काम ट्रांसपोर्ट आयंस, ये बात तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे ब्लड में बहुत सारे आयन मौजूद हैं, जैसे कि सोडियम आयन मौजूद होता है, क्लोराइन आयन मौजूद होता है, कैल्शियम आयन मौजूद होता है, मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन मौजूद होता है, HPO4 मौजूद होता है, तो बहुत सारे SO4 मौजूद होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो आयंस है वो मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स का होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इम्यून फंक्शंस भी साथ में ग्लोबिन्स प्रोटीन करती है, बहुत डिफरेंट टाइप के इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। तो एक चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला आप देख रहे हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन जो है वो पाई भले प्लाज्मा में जाती है, लेकिन इसका रोल जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको मैंने पहले ही बताया है कि बायोमेनोजन वर्ड का मतलब होता है, बायोमेनोजन वर्ड का मतलब होता है इनएक्टिव। क्या मतलब होता है? इनएक्टिव। मतलब बायो में अगर कहीं पे भी आपको नोजन वर्ड देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिए कि वो चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में है। वो चीज़ किस फॉर्म में है? वो चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब वो चीज़ फंक्शनेबल नहीं है, क्योंकि जाहिर तौर पे आदमी को हर समय तो क्लॉटिंग होती नहीं है। तो अगर हर समय क्लॉटिंग नहीं होगी इंसानों में, तो हर समय फिब्रिनोजन को एक्टिवेट रहना भी ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा फिब्रिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, फिब्रिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जब किसी को चोट लग जाती है और क्लॉटिंग की ज़रूरत करती है तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और जाकर के ब्लड की क्लॉटिंग में रोल पार्टिसिपेट करता है। तो ये बात आप सबसे पहले जान में लेना कि फिब्रिनोजन जो होता है वो भी प्लाज्मा में मौजूद होता है। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड का, उसमें फिब्रिनोजन का 4% मौजूद होता है। ये बात सिंपली आपको जाननी है। अगर मैं बात करूं तो इसमें इसेंशियल कंपोनेंट 4% क्लॉटिंग सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड टू बी इनसॉल्यूबल फाइब्रिन, और बाद में जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? 4% जो है भाई साहब, इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक आपको पता है जो ऐसे पैचेस लगाने का काम, जहाँ पे भी जैसे एपिथेलियल वगैरह खत्म हो जाती है तो इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स जो हैं क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ब्लड जो बहने वाला होता है उसको रोक लेते हैं। जैसे एक जाल लगा दो, एक बैंडेज लगा दो, इस टाइप का फॉर्मेशन करते हैं फिब्रिनोजन। उसके बाद बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं जो एक तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन कहने का मतलब एंजाइम के बारे में देखो बेटा, आपको पता होगा एंजाइम खुद काम करें या ना करें, लेकिन एंजाइम काम अच्छा करवा देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा, मान लो अब ये जैसे मान लो ये जैसे मान लो थ्रोम्बिन है, जैसे आप इन्होंने बोला सर प्रोथ्रोम्बिन, क्या हो? प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है ना ये इनएक्टिव है, ये अभी एक्टिवेट नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है ना बेटा, यही है रेस्पिरेटरी प्रोटीन। यही थ्रोम्बोकाइनेज इसको एक्टिवेट कर देगा थ्रोम्बिन प्रोटीन में, और अब ये क्लॉटिंग वगैरह करने में मदद करना शुरू कर देगा। तो कुल मिलाकर के रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेट होकर के फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई? हमें बताओ, क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? आप लोग बताओ, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में, मैं आ रहा हूं, थोड़ा चाय देख लेता हूं। कुछ अदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, वो शायद बहुत छोटा था तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलिए, अदर इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे जैसे हमारा प्लाज्मा होता है, आपको पता है प्लाज्मा जो है हमारा, अब भाई उसके अंदर बहुत सारे और भी कंपोनेंट होते हैं, आप सारे कंपोनेंट को नहीं बता सकते हो।
कुछ 1% दूसरे कंपोनेंट भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो पॉइंट में कुछ परसेंट में मौजूद होते हैं, उसी में से कुछ कंपोनेंट हैं जिसके, जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो। देखो इलेक्ट्रोलाइट आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। जैसे जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाले जो आयंस वगैरह होते हैं, हम लोग उनको बेसिकली बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्योंकि वो आयन कंटेनिंग होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जनरली कहते हैं। अब ये जो आयंस कंटेनिंग जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते, एलिमेंट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी हमारे मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में, जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स वगैरह को मेंटेन करने में, कंट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं। जैसे कैसे मदद करते हैं, मैंने आपको कहा था ऑस्मोसिस प्रेशर जब आप बात करते हो तो आप बात करते हो सॉल्यूशन की। अब अगर मान लो एक तरफ सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन आयन बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर अक्सर उस तरफ मूवमेंट कर जाता है। तो कहने का मेरे मतलब इतना सा है, मोटा मोटा बात इतना सा है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लग रहा है इन लोगों में रिस्पांस बड़ा कम, बड़ा लेट रिस्पांस हो रहा है भाई तुम लोग का। तुम लोग लग रहा है विलेज एरिया में हो, इसीलिए ज़्यादा मेहनत लग रही है यूट्यूब को। चलो खैर, बस देखते रहो तो सुकून रहता है, नहीं देखो तो थोड़ा सा मेरा रिदम डाउन हो जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ मतलब मेहनत करके इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली अमीशा, तनु और प्रियांशी, ये मेहनत करके आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि बाकी लोगों ने पढ़ रखा है, इनको एक बार मेहनत करके मैंने पढ़ा रखा है। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता फिर मत समझ लेना कि नहीं इसीलिए मेहनत करना है, ऐसा नहीं, वर्तिका गलत चीज़ मत सोच लेना, ठीक है। हाँ मतलब मेहनत मैं पूरी करता हूँ। अभी भी लिखेगी सर आप फिर से हमको बोल दीजिए, नहीं यार चलो आगे बढ़ते हैं। खैर, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें अगर आप बात करोगे तो जैसे आपके SO4 हैं, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, यूज्ड फॉर ATP प्रोडक्शन। इनका काम ATP के प्रोडक्शन में होता है, ग्रोथ में होता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल्स इंक्लूड लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स, इन सभी को मेंटेन करने में, इनको रेगुलेट करने में होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड, ये सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेसिकली हमारे प्लाज्मा में भी मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि SO4 हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ के लिए जो होते हैं वो आपके होते हैं लिपिड, फैटी एसिड उससे मिलता है हमें, कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ग्लिसराइड्स मिलता है जो डिफरेंट तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हो प्राइमरी ग्लूकोज होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है हमारे प्लाज्मा के साथ में, और साथ में अमीनो एसिड होता है प्रोटीन बनाने के लिए। डाउन नहीं हाँ मैं डाउन है, ना 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 बिल्कुल नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज की। अब ऑर्गेनिक वेस्टेज जैसे कि आपको पता है कि अगर ब्लड में कोई चीज़ यूज़फुल है तो उसके साथ में भाई हार्मफुल चीज़ भी सर्कुलेट होती है। यूज़फुल चीज़ की अगर जैसे मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ये सब यूज़फुल चीज़ें हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि ब्लड के साथ में ही फिल्टर होने के लिए कौन जाता है, आपका यूरिया जाता है। अगर एनिमल यूरिया वाला है तो यूरिया जाएगा, यूरिक एसिड भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ऐसा नहीं कि सभी यूरिया ही होता है। हमारे अंदर कंसंट्रेशन यूरिया का ज़्यादा होता है, यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे, क्रिएटिनिन को एक्सक्रीट करेंगे, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करेंगे। आप जब डॉक्टर के पास जाओ कभी किडनी में तो वो बिलिरुबिन वगैरह की बड़ी जांच वगैरह करके देता है, अमोनियम आयन को रिलीज करेंगे। तो जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रीशन होना है, वो भी हमारे प्लाज्मा के थ्रू होता है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ब्लड और प्लाज्मा किसका पार्ट है, ब्लड। अगर मैं बात प्लाज्मा की कर रहा हूँ ना तो मतलब मैं बात किसकी कर रहा हूँ बेटा, ब्लड की कर रहा हूँ। जितना रोल प्लाज्मा कर रहा है ना बेटा, उतना ही रोल आपका ब्लड करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। आप चाहे प्लाज्मा के रोल को बताओ या फिर वही चाहे आप ब्लड के रोल को बताओ, दोनों का रोल कॉमन होगा, क्योंकि जो काम प्लाज्मा कर रहा है, प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, तो जाहिर तौर पे वो फंक्शन हमारे ब्लड का भी रहता है, ठीक है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आरबीसी की तरफ। अगर थोड़ा सा एनसीईआरटी में पहले रीड करूंगा अभी। अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी तकरीबन 41% के आसपास में होता है, जिसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी होती है। लेकिन उसके पहले हम एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। आइए चलिए आ जाइए। तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्लड हमारी एक कनेक्टिव टिश्यू होती है और वो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बनी होती है।
फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आप डिफरेंट टाइप के ब्लड्स को देखते हो, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया। प्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लाज्मा के बारे में मैंने कहा तकरीबन 55% के आसपास में इसका कंसंट्रेशन होता है हमारे ब्लड में। अगर वहीं पे बात करते हैं तो जिसमें 55% में, जिसमें 90 से 92% प्लाज्मा जो होता है वो वाटर होता है। प्रोटीन तकरीबन 6 से 8% के आसपास में होता है, जिसमें आपके फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और कई तरीके की मेजर प्रोटीन जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिब्रिनोजन जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए काम करता है, जो कि जिस क्लॉटिंग को ही हम दूसरे वर्ड में कागुलेशन का भी नाम देते हैं। थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमाना होता है। फिब्रिनोजन जो होता है वो हमारे ब्लड में थक्का जमाता है, लेकिन ये तभी एक्टिवेट होता है जब हमारी टिश्यूज जो होती हैं वो कहीं से रप्चर हो जाती हैं, तब ये फिब्रिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक, वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की, तो इसके फंक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, बॉडी के डिफेंस को मेंटेन करता है। साथ में यहीं पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग एल्बुमिन कहते हैं, जो आपके ऑस्मोटिक बैलेंस को बताता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको चार्ट में बता दिया। तो आप चाहे तो चार्ट को आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी नोट्स में उसी तरह ड्रॉ कर लीजिएगा। प्लाज्मा के बारे में मैं बात करूँ तो प्लाज्मा में और चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं कुछ मिनरल्स, जैसे कि सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। हाँ, पूछो 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 प्रियांशी, पूछो 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 अच्छा, ये टॉपिक में एक बार पढ़ते हो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो उसमें सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, CO3 होता है, क्लोरीन होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह भी होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल। अब आप पूछिए, पूछिए, सारी चीज़ें इसमें हो गई। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा से मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा लूँ, जैसे फिब्रिनोजन वगैरह को हटा लूँ, तो जो उसको हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग सीरम बोलेंगे बेटा, ठीक है। प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा लो, प्रोटीन्स को वगैरह को हटा लो, तो दैट इज सीरम। यूरिक एसिड बेटा क्या होता है कि जैसे हमारे अंदर जैसे अलग अलग एनिमल होते हैं, जैसे तुम लोग आगे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले शुरुआत में ही लिखा रहता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जैसे पानी वाले जितने एनिमल होते हैं वो ज़्यादातर जो है आपके अमोनिया सिक्रीट करते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं, नॉट सिक्रीट, दैट इज एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यूरिन। यूरिन जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। अब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिसमें आपको यूरिक एसिड देखने को मिलता है, बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड देखने को मिलता है। यूरिक एसिड की एक क्वालिटी होती है कि जैसे हमारे अंदर क्या है कि हमारे अंदर जो खाना पीना हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो खाना पीना जो है वो फीसस के फॉर्म में बाहर निकलता है। लेकिन हमारा जब खाना डाइजेस्ट होता है तो हमारे खाने में जो चीज़ें, जब खाना हमारा डाइजेस्ट हो गया, तो जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारे अमाउंट में जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जैसे यूरिया बाहर निकल सकता है, अमोनिया बाहर निकल सकता है। जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बाहर निकलेंगे वो सब यूरिन के थ्रू क्या होंगे, बॉडी वेस्टेज से बाहर निकल जाएंगे। तो जितने भी आपके यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया है, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आपको पता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फीसस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यूरिक एसिड जैसे हमारे अंदर हम लोग यूरियोटेलिक हैं, हम लोग क्या है बेटा, हम लोग यूरियोटेलिक हैं। हम लोग कैसे एनिमल हैं, यूरियोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक बोले तो हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। उसी तरह जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड को बॉडी बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। उसी तरह जो अमोनिया को बाहर निकालता है बेटा, उसको हम लोग अमोनिटेलिक ऐसी तरह से कुछ बोलते हैं, अमीनोटेलिक बोलेंगे उसको। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये सब आते कहाँ हैं, देखो यार सीधी सी बात है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाहर निकालना होता है हमको, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं ना बेटा, अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मतलब इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड मौजूद होता है। और नाइट्रोजन भाई कंपाउंड अगर मौजूद होगा तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, उसको हमें बॉडीज बाहर निकालना है। अदरवाइज ये कई डिफरेंट टाइप के चीज़ों के साथ में रिएक्शन करके हमारे बॉडी में डिफरेंट यूजफुल चीज़ों को हार्मफुल चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। कुछ समझ में आया प्रियांशी, समझ में आया प्रियांशी, समझ में आया। देखो मैं तुम्हें इसमें देख रहे हैं, देख रहा हूँ, अगर मिल गया ना एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हुआ तो पहले ही पन्ने में वो है। हाँ ये देखो यहाँ पे मिल गया, ये देखो प्रियांशी, देखो
देखो जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह हो गए एक्वेटिक वाले, ये देखो एक्वेटिक एनिमल है ना, तो ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए अमोनिया टेलिक होते हैं। ठीक उसी तरीके से यूरिकोटेलिक, ये देखो जैसे आपकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ एम्फीबियंस हैं ना, ये देखो यहाँ पे लिखा यूरियोटेलिक, मतलब ये यूरियोटेलिक है, मतलब हम लोग हैं, ठीक है। और यूरिकोटेलिक ये है बेटा, ये देखो जैसे जो जो लोग पानी बचाते हो चाहते हैं ना बहुत ज़्यादा, बर्ड्स देखो, बर्ड्स रेप्टाइल्स वगैरह, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वेस्ट एज यूरिक एसिड के फॉर्म में ये वेस्ट को बाहर निकालते हैं। और इनमें जैसे हमारे अंदर यूरिन को बाहर निकालने के लिए एक अलग रास्ता होता है, फीसस को बाहर निकालने के लिए अलग रास्ता होता है, लेकिन बर्ड्स में क्या होता है, क्लॉका होता है। क्या होता है, क्लॉका होता है। उसमें जो है यूरिन और फीसस दोनों एक साथ कंपाउंड फॉर्म में, मतलब एक साथ कंबाइंड होकर के बॉडी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, इसीलिए वो यूरिकोटेलिक होते हैं, उसमें क्लॉका पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग बाद में करेंगे, मैंने दिखा भी दिया आपको, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे यार कहाँ चला गया, वो कट गया पूरा चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन आपकी पूरी तरह से क्लियर है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें अब कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में। फॉर्म्ड एलिमेंट कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा प्लाज्मा के बारे में, ठीक है, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब फॉर्म्ड एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम अब बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड में एक तो प्लाज्मा के बारे में बात कर लिए, प्लाज्मा तो हो गया भाई। अब उसमें जो एक 41% वाला जो पार्ट था, 41 आरबीसी वाला, और उसके बाद जो 7% और सॉरी वो 48 कितने परसेंट था यार, भूल ही गया मैं देख रहा हूँ, ये याददाश्त है, 41% जो आरबीसी का था और 4% जो डब्ल्यूबीसी का था। हाँ ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो है आपस में मिल करके एक फॉर्म्ड एलिमेंट बनाती हैं। तीन चीज़ें, कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं, आरबीसी जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी चीज़ हमारी होती है प्लेटलेट्स, जो कि हमारी बेसिकली प्लेटलेट्स होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यही तीनों चीज़ें आपस में कलेक्टिवली मिल जाएंगे, मतलब आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट बना लेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड में एक जो हिस्सा है पूरा, प्लाज्मा को छोड़ करके जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो तकरीबन 55% ऑफ ब्लड में आपका बनाते हैं। 55 प्लाज्मा होता है और उसके बाद 45 के आसपास में आपका ये फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। अब 45 फॉर्म्ड एलिमेंट में 45% फॉर्म्ड एलिमेंट में जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है हमारे आरबीसी का अमाउंट। किसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे आरबीसी का अमाउंट होता है। और आरबीसी जो है वो एक पिगमेंटेड सेल है। पिगमेंटेड सेल हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा